नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एबीपी गंगा में। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। गोरखपुर से बड़ी खबर मिल रही है। गोरखनाथ मंदिर पर हमले के आरोपी की रिमांड बढ़ी है। ये बड़ी जानकारी आपके सामने है। कोर्ट ने आरोपी मुर्तजा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में फिर से भेज दिया है। यूएपीए के आरोप में कोर्ट में मुर्तजा की पेशी हुई थी। मुर्तजा को लेकर गोरखपुर से लखनऊ रवाना हो गई है पुलिस। ये बड़ी जानकारी आपके सामने है। मुर्तजा की रिमांड एक बार फिर से बढ़ी है। गोरखपुर से लखनऊ पुलिस लेकर के रवाना हो गई है। मुर्तजा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। गोरखनाथ मंदिर पर हमले का मुख्य आरोपी मुर्तजा और कोर्ट ने आरोपी मुर्तजा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर एक बार फिर से भेज दिया है। तमाम जानकारियां और जुटानी है, अलग अलग जो भी खुलासे अभी तक हुए हैं उस पर और भी बारीकी से जानकारी लेनी है और इसीलिए रिमांड पर भेज दिया गया है मुर्तजा को। इस पर और जानकारी लेते हैं, हमारे सहयोगी विवेक जुड़ चुके हैं। विवेक, का 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर फिर से भेज दिया गया है मुर्तजा को, क्या डिटेल्स है? देखिए दीपा, एनआईए और एटीएस की स्पेशल कोर्ट है यहाँ सिर्फ लखनऊ में। पूरे यूपी में एक ही इकलौती कोर्ट है जहाँ पर मुर्तजा को पेश किया गया था। चूंकि मुर्तजा का पूरा मामला गोरखपुर से ट्रांसफर होकर एटीएस को चला गया है और एटीएस का मुख्यालय लखनऊ में है, इसलिए सारी विवेचना अब लखनऊ से ही होगी। उसको लखनऊ जेल आज सुबह ही शिफ्ट किया गया था। 4 बजे उसको गोरखपुर जेल से लेकर आया गया। यहाँ पर 11 बजे उसकी एटीएस और एनआईए की स्पेशल कोर्ट में पेशी हुई है। जज साहब के सामने एटीएस ने अपनी तरफ से उसकी 7 दिन की रिमांड भी मांगी है। हालांकि रिमांड पर अभी फैसला नहीं हुआ क्योंकि अभी अभी उसको कोर्ट से पेशी के बाद लखनऊ जेल में शिफ्ट किया गया है। तो जज साहब अभी थोड़ी देर में अपना डिसीजन देंगे रिमांड पर क्या सुनवाई होगी। लेकिन फिलहाल उसकी 14 दिन की जो रिमांड अवधि चल रही थी, जो गोरखपुर कोर्ट से ली गई थी, वो रिमांड अवधि अभी जारी है और 30 तारीख तक इसकी रिमांड अवधि, जो जुडिशियल कस्टडी यानी न्यायिक अभिरक्षा में उसको रखा जाना है, उसकी रिमांड अवधि अभी 30 तारीख तक जारी है। तो तब तक वो जेल में रहेगा। इस दौरान एटीएस की तरफ से एक एप्लीकेशन देके उसकी 7 दिन की रिमांड मांगी गई है, जिस पर अभी सुनवाई हुई है। लेकिन अभी कोर्ट में चूंकि जज साहब ने उसमें साइन नहीं किया है, जब तक जज उस पर साइन नहीं कर देंगे। अच्छा विवेक, अभी आप ये कह रहे हैं कि 7 दिन के लिए रिमांड मांगने के लिए अर्जी लगाई गई है, वो कहा गया है, मांग की गई, लेकिन इस पर सुनवाई अभी नहीं हुई है। जो अगली रिमांड है उस पर सुनवाई नहीं हुई है। विवेक, आप ये कह रहे हैं? नहीं दीता, मैं ये कह रहा हूँ कि रिमांड अवधि पर सुनवाई हो चुकी है लेकिन जज के साइन नहीं हुए। जो उन्होंने जज ने एटीएस के अधिकारियों से पूछा कि आखिर रिमांड क्यों चाहिए, तो एटीएस के अधिकारियों ने उनको बताया है कि बहुत सारी जगह पर उसको ले जाना है। इसकी 2 बार पीसीआर यानी पुलिस कस्टडी रिमांड ली जा चुकी है, लेकिन उसमें भी पूरी तरह से पूछताछ नहीं हो पाई। मुर्तजा को देवबंद ले जाना था, नेपाल के बॉर्डर पर श्रावस्ती में कई मदरसों में वो रुका था, वहां पर उसको ले जाना था। इसके अलावा प्रदेश के अलग अलग जनपदों में जहां जहां वो गया था पिछले 2 साल के दौरान उसको ले जाना था, लेकिन उसको नहीं ले जा पाए सुरक्षा कारणों से। तो ये उसको जो भौतिक सत्यापन करना है, वहां किन लोगों से मिला, कौन कौन सी जगह पर गया, ये उसको साथ में ले जाके सत्यापन करना है वहां पे। इसके लिए एटीएस ने अपना तर्क दिया कि रिमांड इसलिए जरूरी है। ताजा अपडेट के लिए बहुत शुक्रिया आपका, पूरी जानकारी के लिए विवेक। गोरखपुर हमले के आरोपी मुर्तजा पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने बड़ा बयान दिया है। एबीपी गंगा से खास बातचीत में उन्होंने बताया कि मुर्तजा का केस लखनऊ ट्रांसफर हो गया है और लखनऊ की जेल में रखकर ही आगे की जांच पड़ताल की जाएगी। हमारे साथ एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार जी हैं, जो पूरे अभियान के बारे में जानकारी देंगे। सर, बहुत स्वागत एबीपी गंगा में। जी धन्यवाद। मुर्तजा को गोरखपुर से यहाँ ले आया गया है, अब जांच किस दिशा में आगे बढ़े? ये तो एक न्यायिक प्रक्रिया है। यूएपीए की धारा बढ़ाई गई, अब एटीएस के द्वारा उसकी विवेचना की जाएगी और एटीएस का कोर्ट लखनऊ में है, इसके लिए उनको लाया गया है। एनआईए जांच भेजे जाने की बात सामने आ रही थी। भेजे जाने की कहीं से बात नहीं आई है, वो उनके शेड्यूल सेक्शंस में है। अगर एनआईए चाहेगी तो लेगी, नहीं तो हम लोग तो उसमें कार्रवाई कर ही रहे हैं और पूरी निष्पक्षता से और पूरी शिद्दत से हम लोग इसकी विवेचना कर रहे हैं और सारे साक्ष्य एकत्रित कर रहे हैं, जिससे कि हम कन्विक्शन इसमें सिक्योर करें। बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ थे एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार जी। मुर्तजा की जांच भी तेजी से चल रही है और अब उसकी एटीएस चूंकि ट्रांसफर हो गई है विवेचना, तो एटीएस ही सारी जांच करेगी। जो सारे पर्चे हैं, जो सारे उसके आरोप पत्र हैं, जो भी चीज़ें हैं, कागजात, वो यहाँ पर मंगा लिए गए हैं। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ।
अब आगे बढ़ते हैं। मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर है, जहां किसानों की राजधानी और टिकैत बंधुओं के गांव सिसौली में माहौल को गर्म करने की कोशिश की गई है। बड़ी जानकारी यह है कि मुजफ्फरनगर में केंद्रीय मंत्री के नाम की शिलापट तोड़ दी गई है। कुटुंबी मार्ग के शिलान्यास के 8 घंटे बाद ही शिलापट को तोड़ दिया गया। संजीव बालियान के नाम की शिलापट को तोड़ने से माहौल वहां पर गर्म हो गया है, गर्मा गया है। शिलापट तोड़े जाने से भाजपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश है, नाराजगी है, गुस्सा है। कल सिसौली गांव में संजीव बालियान ने शिलान्यास किया था, उसी शिलापट को तोड़ा गया है, जिसके बाद से वहां पर माहौल गर्मा गया। अराजक तत्वों द्वारा इस शिलापट के तोड़े जाने से माहौल वहां पर गर्म हो चुका है। ये बड़ी जानकारी। बीजेपी नेताओं ने अज्ञात अराजक तत्वों द्वारा तोड़े गए विकास कार्यों की शिलापट को लेकर भौराकला थानाध्यक्ष को एक शिकायती पत्र देकर के इस तरह की घटना करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। ये बड़ी जानकारी आपके सामने, उसी की तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से वहां पर शिलापट को तोड़ दिया गया। संजीव बालियान का नाम लिखा हुआ शिलापट ये है। संजीव बालियान ने शिलान्यास इसका कल किया था। मामले में पुलिस ने भी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस के अधिकारी ये कह रहे हैं जिसने भी ये किया होगा कृत्य, उस पर होगी कार्रवाई। केंद्रीय मंत्री ने कल एक लोकार्पण किया था सिसौली में, वो शिलापट तोड़ दी गई सर, उस पर क्या बोलूँगा? कल माननीय मंत्री जी ने ग्राम सिसौली में उद्घाटन किया था। उस शिलापट को किसी अज्ञात लोगों ने तोड़ दिया है। इस संबंध में थाने में मुकदमा पंजीकृत हो गया है, उसका पता किया जा रहा है। जिसने भी तोड़ा है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इसी पर हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं और अपडेट लेते हैं। अभिषेक, कौन ये लोग हो सकते हैं और क्या बता रही है पुलिस अराजक तत्वों के बारे में? देखो, मैं बताना चाहूँगा जो मामला है, कल शाम का जो ये संजीव बालियान ने सड़क का उद्घाटन किया था, 15 किलोमीटर की ये सड़क थी। किसी ने रात को ये मतलब तोड़ दिया। जब पुलिस से हमने बात की तो उनका कहना है कि कोई शरारती तत्व होगा जिसमें शराब पी के ये तोड़ा गया है, इसी वजह से ये तोड़ा गया। उसके बाद बीजेपी के जो कार्यकर्ता है उसमें आक्रोश है। उन्होंने सीओ जो फुगाना है उनको तहसील देके मुकदमा दर्ज कराने की अपील की है। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। कहीं ना कहीं वहाँ पे ये गर्म माहौल है कि किसानों की राजधानी कहलाई जाने वाली ये जो सिसौली है वो है, और उसकी तरफ बीजेपी के संजीव बालियान ने कहीं ना कहीं वहाँ पे माहौल गर्म है। इसी वजह से पुलिस ने तुरंत मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करना चाह रही है। पुलिस को पता है कि कहीं ना कहीं कुछ भी बड़ा हो सकता है। जी, और बीजेपी के नेताओं को या फिर कार्यकर्ताओं को किसी पर शक है? बीजेपी के कार्यकर्ता जो गुस्से में है वो क्या कुछ बता पा रहे हैं, कह पा रहे हैं? नहीं, बीजेपी कार्यकर्ताओं को यही कहना है कि यहाँ पे जो सिसौली है वहाँ पे उनका तो इशारा मतलब यूनियन की तरफ ही है कि उनका ही ये गढ़ है, उनका ही ये बोलबाला है। चुनाव से पहले भी उनकी पहले ही मतलब बहुत फाइट रही है सिसौली में। वो जो उमेश मलिक बुढ़ाना से हारे हैं वो सिसौली से जीत के गए थे। कहीं ना कहीं उसकी भी कहीं ना कहीं वो निकाल सकते हैं यूनियन के लोग। जी, शुक्रिया आपका अभिषेक पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, खबर गाजियाबाद से है, जहां गोविंदपुरम इलाके में लाइव रेस्क्यू की तस्वीरें सामने आई हैं। यहां एक छोटी सी बच्ची नाले में गिर गई थी। जैसे ही लोगों की नजर उस बच्ची पर पड़ी तो तुरंत उसे बचाने के लिए रेस्क्यू शुरू किया गया आम लोगों के द्वारा ही। तस्वीर भी आपके स्क्रीन पर है। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा ये लगा सकते हैं कि कैसे मौके पर मौजूद लोगों की सांसें अटक गई होंगी एक बार के लिए। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने बच्चे को सकुशल बचा लिया। गनीमत वाली, राहत वाली बात यह है कि बच्चे ठीक है, लेकिन ये घटना नगर निगम पर सवाल भी खड़े कर रही है। कई सवाल दाग रहे हैं यहाँ के लोग भी। नगर निगम की लापरवाही को साफ तौर से वो बयां कर रहे हैं और लंबे वक्त से ये नाला खुला पड़ा हुआ है। कभी भी कोई बड़ा हादसा देखे हो गया, बच्ची इसमें गिर गई, लेकिन लोगों की सजगता और सब लोग वहां पर मौजूद थे, इसी वजह से बच्चे को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। लेकिन ऐसी लापरवाही जानलेवा है और इस पर प्रशासन को ध्यान देने की आवश्यकता है। नगर निगम की लापरवाही से ये हादसा हुआ, लोग ये बता रहे हैं। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी लगातार वायरल हो रहा है और ये नाला कब से खुला पड़ा है। लोगों का कहना यह है कि इसको ढकने के लिए भी नगर निगम की तरफ से कोई इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, खबर बागपत से है, जहां दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर एक कार आग का गोला बन गई। गनीमत ये रही कि कार सवार पिता और बेटी ने कूदकर अपनी जान बचा ली। बताया जा रहा है कि ये कार सवार गाजियाबाद के लोनी से अपने गांव की तरफ जा रहे थे, जहां गुफा मंदिर के पास कार में अचानक से आग लगी।
और जैसे ही खबर आग लगने की मिली, पिता और बेटी को तुरंत ही गाड़ी से कूद करके अपनी जान बचा ली गई, लेकिन कार किस तरीके से जलकर राख हो गई है उसी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। रायबरेली से खबर है, जहां छात्रों के दो गुटों के बीच मारपीट की खबर मिल रही है। बताया जा रहा है कि यहां कुछ दबंग छात्रों के परिजनों ने बेरहमी से कुछ छात्रों की पिटाई कर दी। मामला सिविल लाइन पुल के नीचे का है, जहां इन दबंगों ने छात्र के दूसरे गुट को बुरी तरीके से पीटा। खबर यह है कि वर्चस्व को लेकर छात्रों के दो गुटों में लंबे वक्त से तनाव चल रहा था और फिर वो तनाव इस तरीके से मारपीट में तब्दील हो गया। खबर गाजियाबाद से है। गाजियाबाद में पेट्रोल पंप पर मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। पेट्रोल डलवाने को लेकर दो गुटों में जमकर यहां पर मारपीट हो गई। तस्वीर आपके स्क्रीन पर। पेट्रोल पंप कर्मियों से विवाद के बाद यहां पर जमकर लात घूंसे चले हैं। घटना विजयनगर थाना क्षेत्र के लालकुआं पेट्रोल पंप की है। ये पेट्रोल डलवाने को लेकर दो गुटों में कहा यह जा रहा है कि विवाद हुआ था। काफी देर तक बहस भी चली और उसके बाद ये मारपीट यहां पर शुरू हो गई। गाजियाबाद से बड़ी खबर है। बैंक पर ताला लगाने वाली खबर को लेकर एक बड़ी अपडेट मिल रही है, उससे आपको रूबरू करवा दें। खबर है कि लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने अब बैंक से ताला खोल दिया है। दरअसल विधायक ने बैंक पर प्रधानमंत्री योजना के तहत लोन ना देने का आरोप लगाया था और अब अल्टीमेटम देकर के बैंक का ताला खोल दिया गया है। यह कहा जा रहा है कि विधायक ने अल्टीमेटम दिया, उसके बाद ताला खोल दिया। विधायक का आरोप था कि प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत गरीबों को सरकार की तरफ से 10,000 का लोन दिया जा रहा है, लेकिन यहां उनके कागजात पहुंचते ही आवेदन खारिज कर दिया जाता है। विधायक की माने तो अब तक 191 आवेदन में सिर्फ एक को ही लोन मिला है, वो भी 2,000 रुपए की रिश्वत के बाद। अब गाजियाबाद में इस तरीके से विधायक का गुस्सा फूटा। यहां पर पहुंचे बैंक पर, हालांकि उन्होंने ताला भी जड़ दिया था, लेकिन अब बड़ी अपडेट ये है कि ताला उन्होंने खोल दिया है, लेकिन अधिकारियों को अल्टीमेटम दे दिया है कि इस तरीके से अगर उन्होंने फिर से आगे किया तो फिर बख्शा नहीं जाएगा। आगे फिर वो बात करेंगे। भाजपा विधायक ने बैंक से ताला खोला। गाजियाबाद से बड़ी जानकारी। बैंक अधिकारियों को अल्टीमेटम देने के बाद उन्होंने ताला खोल दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा गरीबों के कल्याण की योजनाएं चलाई जा रही हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 10,000 रुपये का ऋण दिया जा रहा है, जो कोरोना के टाइम में जिनके धंधे चौपट हो गए, रेहड़ी पटरी खोखा लगा करके जो गुजारा करते थे, और उसको बिना ब्याज का लोन दिया जा रहा है। गरीब के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद किरण है। लेकिन ये बैंक वालों को लगातार, मैं पहले भी मेरे ऑफिस में लोगों ने हंगामा किया, क्योंकि मेरा बैंक के बराबर में ऑफिस है। वहाँ लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ वहाँ आकर के शिकायत हमसे की, और वहाँ कुछ लोगों ने नारेबाजी की हमारे खिलाफ। तो हमने कहा भाई हम तो इसमें लगे हुए हैं दिन रात, लेकिन जब पता चला कि 191 फॉर्म HDFC बैंक, क्योंकि प्राइवेट बैंक है, सरकारी बैंक काम कर रहे हैं, लेकिन HDFC बैंक ने 191 में भी एक जो लड़का बता रहा है 2,000 रुपये लेकर रिश्वत 10,000 में, तब उसको 8,000 रुपये दिए। केवल 191 में केवल एक लोन किया है और 190 को निरस्त कर दिया है। आपने सुना होगा इनका भी। तो ये स्थिति जो बन रही है कि ये किसी गरीब के लिए माननीय प्रधानमंत्री की जो योजना है उसको फेल करने के लिए, जब प्रधानमंत्री जी का आदेश, सरकार के आदेश को नहीं मान रहे, केवल बिजनेस करेंगे, तो ये लॉनी में इस तरह का बैंक नहीं चलेगा बिल्कुल। और इसी बीच प्रयागराज से बड़ी खबर है। अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत से जुड़ा यह मामला। जेल में बंद मुख्य आरोपी आनंद गिरी ने दाखिल की जिला अदालत में अर्जी। ये बड़ी जानकारी आपके सामने। खुद को हाई सिक्योरिटी बैरक में रखे जाने के खिलाफ अर्जी दाखिल की है। इसी पर और जानकारी लेते हैं, हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन जुड़ चुके हैं। मोइन, अर्जी में क्या कुछ कहा गया है? देखिए, आपको बता दें कि साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के मामले में आनंद गिरी को मुख्य आरोपी बनाया गया था। 22 सितंबर 2021 से आनंद गिरी प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में बंद है। उन्हें पहले दिन से ही जेल की हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया है। वहां उन्हें दूसरे कैदियों से मिलने जुलने की इजाजत नहीं होती है। सिर्फ कुछ घंटों के लिए बैरक से बाहर, मतलब जो बैरक होती है उसके बाहर परिसर में निकाला जाता है, लेकिन वहां वो सिर्फ जो हाई सिक्योरिटी बैरक में अलग अलग रूम में कैदी रखे गए हैं उनसे मिल सकते हैं, बाकी कैदियों से नहीं मिल सकते हैं। तो आनंद गिरी की तरफ से एक अर्जी कोर्ट में दाखिल की गई है, जिसमें कहा गया है कि उन्हें हाई सिक्योरिटी बैरक में रखना गलत है। वो एक धार्मिक व्यक्ति है, इससे उनकी धार्मिक आस्था प्रभावित होती है। वो ठीक से पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं, सूरज की रोशनी उन तक नहीं पहुंचती है। जेल में जो मंदिर बना है वहां बैठकर वो धार्मिक पाठ नहीं कर पाते हैं।
क्योंकि वो एक सामान्य कैदी है, इसलिए उन्हें सामान्य कैदियों की तरह रखा जाना चाहिए ताकि उनकी धार्मिक आस्था प्रभावित न हो। तो आज ये अर्जी दाखिल की गई है और कोर्ट ने अर्जी पर सुनवाई के लिए 29 अप्रैल की तारीख तय की है। 29 अप्रैल को इस मामले में सुनवाई होगी। उसके बाद कोर्ट ये तय करेगी कि आखिरकार आनंद गिरी को कहां पर रखा जाएगा। निश्चित तौर पर इस बीच जो जेल प्रशासन है उससे जवाब तलब किया जाएगा, उससे इस जेल प्रशासन का पक्ष भी जाना जाएगा। उसके बाद ही अदालत इस पूरे मामले में कोई फैसला सुनाएगा। ठीक है मोइन, शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 महीने पूरे हो गए हैं। पिछले महीने 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ ने दूसरी दफा सीएम पद की शपथ ली थी। उनके साथ 18 कैबिनेट मंत्री, 14 राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और 20 राज्य मंत्रियों ने शपथ ली थी। और इसके बाद से ही सीएम योगी लगातार एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। साथ ही उनके इस दूसरे कार्यकाल में सभी मंत्री भी लगातार एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। चुनौतियों की भरमार के बीच 30 दिन की सरकार, जनता की उम्मीदों को पूरा करने का दारोमदार। प्रदेश की जनता की अपेक्षा के क्रम में हम लोग सेवा कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। योगी सरकार 2.0 में तेज हुई योजनाओं की रफ्तार, गांव से शहर तक, सड़क से लेकर शिक्षा तक, पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल जो सरकार की प्राथमिकताएं हैं। नौकरी और स्वरोजगार की योजना को दी जा रही था। मंत्रियों के दावों में कितना दम, यानी तकनीक से जोड़ने का जो हमारा अहद था, संकल्प था, वो उस गति में, उसमें तेज गति से आगे बढ़ा जा रहा है। जनता की कसौटी पर खरा उतरने का दावा। तो 100 दिन की जो हमारी प्राथमिकता है, आपको 100 दिन बीतेगा तो आपको दिखेगा। योगी 2.0 सरकार ने पूरा किया कौन सा वादा? आगे आने वाले समय में विकास के बड़े बड़े काम होंगे। कैसे रहे योगी 2.0 के पहले 30 दिन? जनता से किए वादों पर कितनी खरी उतरी सरकार? 30 दिन की सरकार, राम राज्य की तरफ कितने कदम? योगी सरकार 2.0 के कार्यकाल पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि सरकार अपने वादों को पूरा करने के लिए लगातार काम कर रही है। जनता के हित में 30 दिन में काम हुए हैं और आगे भी लगातार काम होते रहेंगे। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आज 1 महीना पूरा हो गया है। 25 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह हुआ था और हमारे साथ में इस समय डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। सर, दूसरे कार्यकाल का 1 महीना पूरा हुआ है आज, किस तरह से आप देखते हैं दूसरे कार्यकाल? सबसे पहले तो मैं पूरे प्रदेश की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने फिर से हमें जनादेश दिया, फिर से सरकार बनाने का मौका दिया। और माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश की जनता की अपेक्षा के क्रम में हम लोग सेवा कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, कानून व्यवस्था को बनाए रखने में सफलता प्राप्त कर रहे हैं और इस लक्ष्य को ही लेकर के हम लोग काम करेंगे। और गरीब कल्याण हमारी प्राथमिकता है और इसी प्राथमिकता के आधार पर काम कर रहे हैं। सर, इस 1 महीने में सबसे बड़े फैसले या ऐलान आप कौन से देखते हैं? एक नहीं, अनेक हैं। मैं बताऊंगा तो उसमें घंटों लगेंगे, लेकिन 1 महीने के अंदर दूसरे कार्यकाल में जितने बड़े बड़े काम हो रहे हैं, हुए हैं और आगे 100 दिन का जो हमारा रोड मैप है वह बहुत बड़े बड़े लक्ष्य को लेकर के। सर, एक सवाल आजम खान से जुड़ा। शिवपाल यादव जी मिलने जा रहे हैं, प्रमोद कृष्णम कांग्रेस से मिले, हर कोई उन पर डोरे डाल रहा है, बसपा की भी निगाह टिकी हुई है उनके ऊपर। क्या वजह लगती है आपको? इतने बड़े नेता हैं। सबसे मजबूत है, किस कौन मिल रहा है कौन नहीं मिल रहा है इससे मेरा लेना देना नहीं, लेकिन भाजपा मजबूत है। भाजपा 2014, 2017, 2019, 2022 जीत चुकी है। यूपी सरकार के 30 दिन पूरे होने पर यूपी के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने दावा किया है कि वनों को केरल की तरह विकसित करेंगे और नेचुरोपैथी को बढ़ावा देंगे। जयवीर सिंह हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, अगर बात करें तो 1 महीने आज सरकार की शपथ ग्रहण को पूरा हो गया, क्या उपलब्धि रही है आपकी 1 महीने में? उत्तर प्रदेश सरकार 17 से 22 तक योगी वन के रूप में चली। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में 5 साल की बेहतर परफॉर्मेंस के आधार पर ही योगी 2 का जनादेश मिला। बेहतरीन जनादेश, ऐतिहासिक जनादेश।
अब हम लोगों का कंपटीशन है कि योगी 1 और योगी 2 बेहतर परफॉर्मेंस दे करके योगी 1 से आगे निकलने का काम करना है। निश्चित रूप से हमारे जो 1 महीना आज शपथ को हो रहा है, हम लोग हर क्षेत्र में, चाहे वो किसी भी विभाग की उपलब्धि के लें, हम लोग पूरा रोड मैप बना चुके हैं, काम शुरू कर चुके हैं और तमाम निर्णय भी लेने का काम कर चुके हैं। क्या आप ऐसा सोच रहे हैं क्या कि हर जिले में सांस्कृतिक ग्राम में बनाने की ओर आप आगे बढ़ें, जिससे कि जो पुरानी विरासत है, पुरानी संस्कृति है, वो वापस आए? देखिए, हर जिले में एक गांव तो निर्णय हम ले ही रहे हैं, वो प्लानिंग में है, लेकिन साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि गाँव से लेके जिले तक स्थापना दिवस मनाएं। गांव का कोई शहीद हुआ, उसके नाम पे, उसके जन्मदिन के नाम पे, उसके किसी अवसर के नाम पे एक स्थापना दिवस हर गांव का, जो भी वहाँ एक कार्यक्रम जब मनाएंगे, स्थापना दिवस होगा तो बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम हम लोग कल्चर भी की मदद करेंगे, उस गांव के सहयोग से, उस गांव सभा के सहयोग से, कल्चर डिपार्टमेंट के सहयोग से एक एक गांव तक ले जाएंगे। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह जी, जिनका कहना है कि आने वाले समय में संस्कृति ग्राम को विकसित किया जाएगा, इसमें जो भारतीय संस्कृति है उसको बढ़ाने के उद्देश्य से उस ग्राम में पहनावे से लेकर खान पान से लेकर भारतीय संस्कृति विरासत की होगी, जिससे कि लोग अपने मूल से जुड़ सके। कैप्टन विपिन के साथ अविनाश तिवारी।